Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. You know we have two types of chromosomes. One, those are common in male and female. Those are called as autosomes. आपको पता है इस बात का? बहुत से ऐसे डिजीजेज हैं जिनके जीन्स ऑटोसोम पे पाए जाते हैं और ये जीन्स कहलाती हैं ऑटोसोमल जीन्स. अगर आप इस पर्टिकुलर करेक्टर की इनहेरिटेंस के पैटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस केस में मेल और फीमेल आर इक्वली ससेप्टेबल और वल्नरेबल टू द डिजीज. यानी कि जितनी डिजीज मेल में होती है उतनी ही डिजीज फीमेल को भी होती है. बेस्ट एग्जांपल इज डायबिटीज मेलाइटस. लेकिन आज हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की बात नहीं करने वाले. आज हम उन खास क्रोमोसोम्स की बात करते हैं जिन्होंने हमारी पॉपुलेशन के कुछ अफराद को मेल बनाया और कुछ अफराद को फीमेल बनाया. Yes, you're right. We are talking about sex chromosomes. Mean to say कि आज हम उन डिजीजेस की बात करेंगे कि जिनके जीन्स हमारे एक्स क्रोमोसोम्स या वाई क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं. इनको हम दो पार्ट्स पे स्टडी करेंगे. आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 22 का लेक्चर नंबर 19 एंड टुडेज टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड डिजीजेस इन ह्यूमंस. डिस्कस किया आप लोगों के साथ मैंने अभी कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं तो उन 46 में से 44 किस में, फीमेल में और मेल में कैसे हैं, अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं. और वो क्रोमोसोम जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं हम उन्हें नाम देते हैं ऑटोसोम्स का. ऑटोसोम्स का. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनिज्म के मेल होने की तो उसकी कॉज मेरे पास क्या है, एक बड़ा सा एक्स क्रोमोसोम और एक छोटा सा वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम के साइज में कितना फर्क होता है ह्यूमंस में, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए. देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. ऑन द अदर हैंड अगर हम एक फीमेल को देखते हैं तो फीमेल की बॉडी में दोनों क्रोमोसोम बड़े बड़े हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स. और इसको विजुअलाइज करने के लिए आप इस इमेज को देखें. सो अगर हम अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा क्या एक बड़ा वाज़ेह फर्क बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल एंड सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल. कटिंग माय पॉइंट. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्स लिंकेज स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन डिजीजेस की या उन जीन्स की कि जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जा रही हैं. किस पे पाई जा रही है स्टूडेंट्स? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड डिजीजेस. आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे. अगर ये मेरे पास एक्स क्रोमोसोम है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर कोई जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीन रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो. बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. याद रखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई जीन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, या अगर कोई जीन रिसेसिव है तो वही डिजीज कॉज कर सकता है या वही डिजीज का साइन होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि जब वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो अपीयर होंगे. उन्हें हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, राइट. और दूसरे मेरे पास कौन से डिजीजेस हैं कि जब वो डोमिनेंट फॉर्म में अपीयर होंगे या डोमिनेंट जीन जब होगा तो ही वो डिजीज कॉज करेगा. इट मीन्स कि डोमिनेंट जीन इज नॉट सपोज टू बी द वाइल्ड जीन और नॉर्मल जीन. जरूरी नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम बात ये कर रहे हैं कि पहले हम डिस्कस करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स को. आप लोगों की बुक में
3 एग्जाम्पल्स कोट की गई हैं, जिनमें से 2 एग्जाम्पल्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर रही हैं। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक का नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स? हीमोफीलिया। एंड अदर डिसऑर्डर इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। और आप लोगों की बुक में ही एक थर्ड डिजीज का नाम भी लिखा हुआ है, दैट इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दैट इज बेसिकली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, और इसका नाम है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि ये वाले पहले 2 डिसऑर्डर यानी कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, जबकि हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इट इज बेसिकली अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। व्हाई वी वांट टू स्टडी दीस थिंग्स, इसकी रीजन हमारे पास ये है कि ये तीनों की तीनों चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं फॉर ऑफ कोर्स ऑर्गेनिज्म, और इसके रिजल्ट में सम टाइम लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर आते हैं और सम टाइम डिसेबिलिटीज कॉज होती है। एंड बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ जेनेटिक्स, बीइंग द वेल विशर ऑफ द ह्यूमैनिटी, व्हाट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से हम इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को पॉपुलेशन में अपीयर होने से रोकें, अगरचे हम इसको टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एलील्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। और अगर हम ऐसा करना चाहें तो फिर हमें बहुत से स्टैंडर्ड्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मेडिकल या डिजीजेस की प्रिवेंशन के स्टैंडर्ड को ही अपनाना होगा, जो यूजुअली ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं, रिलीजियस बाउंड्रीज होती हैं, हमारी यू कैन से ज़ात की बाउंड्रीज होती हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, जिसकी वजह से हम बगैर सोचे समझे इस पर्टिकुलर बंधन में बन जाते हैं जिसे हम शादी का नाम देते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर डिजीजेस को अगर हमने ओवरकम करना हो तो एक चीज़ जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक काउंसलिंग, कि हम शादी के बंधन में बनने से पहले उन पर्टिकुलर डिजीजेस की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकती हैं। वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस डिसऑर्डर जिसको मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगा, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, वो थैलेसीमिया है। इज़ इट फिजिबल कि हम दुनिया में एक ऐसे इंडिविजुअल को लेकर आएँ जो डेफिनेटली डिजीज ऑर्गेनिज्म हो? इट इज़ आवर मिस्टेक, इट इज़ आवर फॉल्ट। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है तो उस अकल के बारे में हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें अकल दी गई है, तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया। तो उस लिहाज से तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इन डिजीज़ को पॉपुलेशन में से आहिस्ता आहिस्ता इनके इंसिडेंस को कम कर सकें तो ये डेफिनेटली जेनेटिक्स और इस किस्म की स्टडी का क्या होगा, जीत होगी या उसकी विन होगी। अगर क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि इनमें से कोई डिसऑर्डर हो मेरे पास, चाहे हीमोफीलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो या हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो, इनमें से हम किसी डिजीज की बात कर रहे हैं तो जाहिर है किस में हो रही है, ह्यूमन में हो रही है। आप लोगों को जॉन ग्रेगर मेंडल और फिर W.S. सटन का नाम याद होगा। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर क्रॉसेस किए थे। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये डिसऑर्डर टोटली ह्यूमन है तो क्या मैं अपनी मर्जी से ह्यूमंस में क्रॉस करा सकता हूं? तो आंसर इज नो। उसके लिए भी जाहिर है हमारी बहुत सी रिलीजियस नॉर्म्स और हमारी सोशल नॉर्म्स आके हमारे आगे खड़ी हो जाएंगी कि हम इस चीज़ को से क्रॉस नहीं करवा सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक और वे ऑफ स्टडी का सहारा लेते हैं जिसे हम बोलते हैं नस्लों का मुतालिया। हम एक नस्ल जनरेशन 1 का, जिसे हम यहाँ यूं शो कर सकते हैं कि इट इज जनरेशन नंबर 1, इट इज जनरेशन नंबर 2, इट इज जनरेशन नंबर 3। हम 3 नस्लों का, 4 नस्लों का, 5 नस्लों का मुतालिया कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो जनरेशन 1 रिप्रेजेंटेड बाय रोमन 1 एंड देन सेकेंड जनरेशन बाय रोमन 2, थर्ड जनरेशन बाय रोमन 3।
फिर हमने क्या एक वे ऑप्ट किया है डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन का, वो ये कि हम इस पर्टिकुलर सर्कल से किसी फीमेल को, किसी मोहतरमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी दादी भी हो सकती है, हमारी नानी भी हो सकती है, हमारी ज़ाहिर है कोई चची, ताई, फूफी, माँ, बहन कुछ भी हो सकती है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ फीमेल, और दिस पर्टिकुलर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ मेल। वही बात है, अगर ये फॉर एग्जांपल मैं हूं तो ये मेरे फादर की जनरेशन है और ये मेरे दादा की जनरेशन है। तो जो ये सबसे टॉप वाला ऑर्गेनिज्म है, इट इज बेसिकली अ मेल। अगली बात ये है कि इनके दरमियान में जो लाइन लगाई जाती है ये वाली, इट इज कॉल्ड एज अ मैरिज लाइन। ये शादी का वो बंधन है जिसके जरिए से ये वाला मेल और ये वाली फीमेल और ये वाला मेल आपस में कनेक्टेड है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैरिज दे विल हैव व्हाट, द किड्स। इनके 2 किड्स हैं, यू कैन सी ओवर हियर, और जाहिर है ये इनकी 3rd जनरेशन हमें नजर आ रही है लाइन नंबर 3 में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो लाइन जो इस पर्टिकुलर मैरिज लाइन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, हम उसे बोलते हैं सिबलिंग लाइन, बच्चों की लाइन। तो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे ये लाइन के साथ 2 ऑर्गेनिज्म अटैच हैं, वन ऑफ देम इज अ फीमेल, अदर वन इज अ मेल। तो ये कह के लाएंगे ये इनके डिसेंडेंट्स, लेकिन ये वाला मेल डेफिनेटली डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि वो इस ऑर्गेनिज्म की क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा, सन इन लॉ कहलाएगा, राइट। और फिर आगे ज़ाहिर है ये उनके आगे 4 सिबलिंग्स हैं, उसके 4 बच्चे। गेटिंग माय पॉइंट, हाउ वी स्टडी इट। फिर दूसरी बात ये है कि हम आम तौर पे क्या करते हैं कि जनरेशन के लिए रोमन लेटर्स यूज करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट नंबर करते हैं, समथिंग लाइक इट इज 1 1। अगर मैं इसे लिखना होगा तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1-1, ये ऑर्गेनिज्म ये। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं कि 1 2, दिस 1, तो ये कैसा लिखा जाएगा 1 and 2। इस ऑर्गेनिज्म का पेडिग्री में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये नंबर है। एंड सेम इज द केस हियर, ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ जनरेशन 2, तो हम लिखेंगे 2 का 1, while this particular organism is second member of generation 2, तो हम लिखेंगे 2 of the 2। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जनरेशन 2 का 3rd मेंबर है, तो हम लिखेंगे जनरेशन 2 का 3rd मेंबर, एंड सो ऑन। ये तरीका आपने अपने माइंड में याद रखना है, बिकॉज कि जब हम आप लोगों को पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आप लोगों से ये कहें कि आप इस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक्स ऑर्गेनिज्म है, आप इसका हमें जनरेशन का नंबर बताएं, और हम ये भी कह सकते हैं कि आप हमें इसका जेनेटिक मेकअप बताएं। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइटिंग आर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइटिंग, राइट। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स को। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में 2 चीजें हैं, नंबर 1 इज हीमोफीलिया, नंबर 2 इज कलर ब्लाइंडनेस। चूंकि ये दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हैं, तो जो इनहेरिटेंस पैटर्न हीमोफीलिया का होगा वही इनहेरिटेंस पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस का भी होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम फोकस करेंगे इस वक्त हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि हीमोफीलिया का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम 2 ऑर्गेनिज्म यानी कि मेल और फीमेल के पॉसिबल जेनेटिक मेकअप्स को लिखते हैं। लुक एट दिस, अगर मेरे पास कोई मेल है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मेल में क्या पॉसिबिलिटीज है कि उसके पास एक डोमिनेंट जीन हो दैट इज नॉर्मल और साथ वाई क्रोमोसोम हो। वाई आई एम राइटिंग इट on X and not on Y because Y is very small and it don't carry any gene for it. So any gene that will appear on X will be 100% displayed or executed. On the other hand, what is the second possibility? वो ये हो सकती है कि इस X के ऊपर एक रिसेसिव जीन हो और Y के ऊपर कोई जीन नहीं है। Look at this. This particular capital H is making this particular man normal, while presence of small h is making this particular male what, hemophilic.
अब हम देखते हैं कि फीमेल के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स कि इस मोहतरमा के एक एक्स के ऊपर भी कैपिटल एच प्रेजेंट हो और दूसरे एक्स के ऊपर भी कैपिटल एच प्रेजेंट हो। इट मींस शी इज होमोजाइगस कैपिटल एच मींस शी इज नॉर्मल। और व्हाट कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी, वो ये हो सकती है हमारे स्टूडेंट्स के इसके एक एक्स के ऊपर तो कैपिटल एच लिखा हुआ हो और दूसरे एक्स के ऊपर स्मॉल एच लिखा हुआ हो। ऐसी मोहतरमा को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैरियर, राइट। और हमारी इस पेडिग्री में जहां भी हम लोगों ने कैरियर को शो करना हो, नॉर्मली हम उसके दरम्यान में एक डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर मोहतरमा को मैं किसी ऐसे साइन से शो करूंगा। गॉट माय पॉइंट। ऑन द अदर हैंड जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है कि इस मोहतरमा के एक क्रोमोसोम बीन एक्स के ऊपर भी एच हो और दूसरे के ऊपर भी क्या लिखा हो, एच। तो शी इज बेसिकली a homozygous recessive organism and she will be hemophilic। तो इस पर्टिकुलर मेकअप को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। मेल दो तरह का हो सकता है, कैपिटल एच वाला और स्मॉल एच वाला। फीमेल 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैपिटल एच स्मॉल एच एंड स्मॉल एच। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपको मैंने ये भी बताया था राइट फ्रॉम द स्टडी ऑफ मेंडल्स लॉस कि हम लोग क्या करेंगे, जितनी मेरे पास टाइप्स बनेगी 100 को उससे डिवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 क्लासेस हैं, तो जब मैं 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50% चांस है ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल होने का और 50% ही चांस है इसके डिजीज्ड होने का, राइट। यानी कि इसके कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 हैं। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल ऐसा नहीं हो रहा। फीमेल के केस में यहां पे हमारे पास 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो क्या होगा, जाहिर है पहले वाले केस में चांसेस आर 33.33% एंड सेम इज द केस हियर 33.33% एंड 33.33%। यानी कि इस वाले केस में हम बात करें हीमोफीलिया की, तो कैपिटल एच इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो 33% चांस है कि वो सेव हो जाएगी। तो क्या कैपिटल एच यहां प्रेजेंट नहीं है, तो आपका गेस सर यहां प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली मोहतरमा कैरियर होने के बावजूद क्या होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी, बिकॉज दिस कैपिटल एच इज डोमिनेटिंग द डिजीज कॉजिंग एलील, राइट। तो ये वाली मोहतरमा भी सेफ होगी फ्रॉम द डिजीज। तो 66.66% चांस ये है कि ये वाली मोहतरमा डिजीज से बच जाएगी। ये ऊपर वाला ब्लॉक डिजीज से बचाने के लिए है। ओनली प्रोबेबिलिटी कि जिसमें ये वाली मोहतरमा डिजीज को फेस कर सकती है वो क्या है, 33.33%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 33.33%। आप देखें, अब आप कंपेयर करें इस पर्टिकुलर डिजीज को मेल में होने में और फीमेल में होने में। लुक एट दिस कंपैरिजन आप लोगों के सामने है। मेल में डिजीज के होने का चांस कितने परसेंट है, 50%, और फीमेल में डिजीज होने का चांस कितना है, 33.33%। देयरफॉर मेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू द X-linked recessive disorders or traits as compared to the female। दोबारा बोल रहा हूं कि these particular males they are more susceptible, mean to say कि उनके बीमारी में मुब्तला होने का चांस ज्यादा है। कितना, अप्रोक्सीमेटली 17%, ठीक है। इतने परसेंट चांस मेल का ज्यादा है बीमारी होने का और फीमेल का इतने परसेंट का। मैं आप पूछे वजह, तो वजह है उसके हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी सेफ रहना, यानी कि वो सिर्फ कैरियर होगी, सिम्टम उसमें अपीयर नहीं होंगे। एक बात आप लोगों ने और बड़े ध्यान से गौर से सुननी है, ज़हन में बिठानी है, याद रखनी है, वो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में मींस होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में आम तौर पे नॉट ओनली ये इस तरह सेफ रहती है, बल्कि एक टर्म मैं आपकी नजर कर रहा हूं, वो टर्म है कि जो सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स है वो किस जेंडर में ज्यादा अपीयर होते हैं। तो मेल वाले केस में सिम्टम्स अपीयर मोर सिवियरली एज कंपेयर टू द फीमेल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नॉट ओनली इसके होने के चांस कम है, बल्कि
इसके अंदर सिम्टम के पैदा होने के चांसेस भी कम हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर फीमेल फ्रेंडली डिसऑर्डर्स एज कंपेयर टू द मेल्स। अब देखते हैं कि इस डिसऑर्डर का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो सकता है। लुक एट दिस, हम लोगों ने यहाँ पे ली है एक नॉर्मल फीमेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब हम नॉर्मल फीमेल की बात करेंगे तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है। टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। नंबर 1 कि इसके ऊपर भी एज लिखा हुआ हो और इसके ऊपर भी एज लिखा हो, और सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि एक एज पर एज लिखा हो और दूसरे एक्स के ऊपर स्मॉल एज लिखा हुआ हो। दीज आर द 2 चांसेस। यहीं से ली है मैंने, पहले बेस बना दी है, आपको समझा दिया है कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है नॉर्मल केस में, तो ये नॉर्मल केस मैंने यहां लिख दिया। ये जो शख्स है मेरे पास I2 मींस 1 का 2 ऑर्गेनिज्म, अगर मैं आप लोगों के सामने इसका जेनेटिक मेकअप लिखूं तो वो क्या होगा। ही इज बेसिकली यू कैन से इट इज कोडेड विद रेड कलर। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म हीमोफिलिक है। इट इज हैविंग small h and a very small y what chromosome. He is basically affected organism. He is not infected. Infected का मतलब ये होता है कि उसको इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन नहीं है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये मुतासरा शख्स है। He is an affected organism. याद करवाने के लिए लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। The word is affected. Right? Affected. So this affected organism, it is producing 2 types of the gametes because it is heterogametic. In one type of the sperm, he will donate H and other type of sperms will have just Y chromosomes. अब जब आपको गौर से देखिएगा कि जब हमने इनकी मैच करवाई तो उसके रिजल्ट में इनके 2 डिसेंडेंट्स प्रोड्यूस हुए। One of them is you can say daughter, other one is a son. Look at this. आपने बड़े गौर से पैटर्न को स्टडी करना है। इस पर्टिकुलर फादर के पास एक डिजीज्ड जीन है। ये वाला डिजीज जीन बेटे में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। रीजन इज वेरी सिंपल कि बेटे के पास तो फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम जाना ही नहीं है। फादर की तरफ से बेटे को क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स लिंक्ड ट्रेट्स कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। रूल समझे, एक्स लिंक्ड डिजीजेस चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, वो कभी भी फादर से सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ, फादर से डॉटर में जरूर ट्रांसफर होगी। तो ये वाला स्मॉल एच, ये जो मैं डॉट लिखा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि फादर की तरफ से ही सही लेकिन उसके पास एक रिसेसिव जीन जरूर प्रेजेंट है। तो इसके लिहाज से अगर मैं इसका जेनेटिक मेकअप लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जाहिर है ये वाला केस। राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो फादर की तरफ से इसको आ गया एक्स, दैट इज हैविंग व्हाट, एबनॉर्मल जीन। मदर की तरफ से क्या आ सकता है, मदर की तरफ से इन जेनेटिक मेकअप से पता चल रहा है कि स्मॉल एच भी आ सकता था और कैपिटल एच भी आ सकता था, लेकिन यहां पर कैपिटल एच आया है। जरा बात को गौर से समझें, यहां पर क्या है हमारे स्टूडेंट्स, कैपिटल एच। क्यों, कोई बंदा बता सकता है आप में से? एक्सीलेंट, परफेक्ट। भाई अगर मदर की तरफ से स्मॉल एच आया हुआ होता तो हम इसे रेड सर्कल ड्रॉ कर रहे होते, फिर ये कैरियर ना होती, ये तो हीमोफिलिक होती। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम सम टाइम ऑर्गेनिज्म को देखकर उसके पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप गेस करते हैं। सम टाइम हम पेरेंट्स जेनेटिक मेकअप देख के बच्चों के जेनेटिक मेकअप को क्या करते हैं, गेस कर रहे होते हैं। तो इस ऑर्गेनिज्म ने हीमोफिलिक ना होकर ये बताया है कि यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये होमोजाइगस हो सकती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये हेटेरोजाइगस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था कि इनके यहाँ एक और बेटी पैदा होती, राइट, और वो कुछ इस तरह की होती, लुक एट दिस, और वो कुछ इस तरह की होती। तो इसका क्या मतलब था कि भाई फादर से तो इसको क्या मिला है, फादर से क्या मिला हुआ है इसको, जाहिर है स्मॉल एच। तो मदर की तरफ से भी क्या आ गया, स्मॉल एच। अगर इनकी एक डॉटर और होती और वो हीमोफिलिक होती तो ये 100% बात थी कि ये वाली मदर क्या है, हेटेरोजाइगस है। लेकिन फिलहाल हम इस पर्टिकुलर
प्रोबेबिलिटी को रूल आउट करते हैं और हम इसको बुक की डायग्राम ही रहने देते हैं और ये बात कर रहे हैं कि शी इज फॉर एग्जाम्पल होमोजाइगस। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस पर्टिकुलर कपल in which female is normal and father is affected, they have produced what 2 kids. One of them is male who is normal and other one daughter is carrier because her father was affected. और इस कैरियर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बताया था मैंने आपको सेंटर में डॉट लगाकर। जरा बात को गौर से देखें, क्या इस मदर का सन अफेक्टेड है? आंसर इज नो। अगर मदर नॉर्मल है तो सन भी नॉर्मल है। अगर फादर अफेक्टेड है तो डॉटर भी एटलीस्ट कैरियर जरूर है। इसका मतलब ये होगा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ये जिगजैग फैशन में चलते हैं, यानी कि मदर से सन को और फादर से डॉटर की तरफ शिफ्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर फादर अफेक्टेड है तो बेटी अगर डिजीज ना हुई तो कैरियर जरूर होगी, और अगर मदर भी उस जीन की कैरियर हुई तो वो डिजीज्ड भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाया था। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं इसके जनरेशन नंबर 2 की तरफ। ये मोहतरम दोस्त मतलब इनको मैंने स्टडी नहीं किया बिकॉज के शायद हमें इनके फर्दर स्टॉक में डिजीज नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ में डिजीज नजर आती है, लिहाजा हम इसी को स्टडी करेंगे बिकॉज वी द स्टूडेंट्स ऑफ जेनेटिक्स वी बिलीव इन स्टडी ऑफ व्हाट द डिजीजेस। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस 2-1 को मैरी करवाएंगे 2-2 के साथ, तो रिजल्ट में इनके 4 बेबीज प्रोड्यूस हुए। राइट, लुक एट दिस नाउ। इस पर्टिकुलर मोहतरमा का जो हस्बैंड है ही इज नॉर्मल। इसका मतलब ये होगा कि उसका जेनेटिक मेकअप किस तरह का है? सिंपल, कैपिटल H एंड Y। He is a normal male. When this particular normal male will be married with a carrier woman, तो क्या चांस हो सकते हैं? देखें, यहाँ पे भी 2 किस्म के गैमेट्स बन सकते हैं और यहाँ भी 2 किस्म के गैमेट्स बनेंगे। Half of the eggs will have capital H and half of the eggs will have small h। ठीक है, तो जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो look at this कि पहले वाले केस में क्या हुआ, ये वाला जो कैपिटल H है ये वाले कैपिटल H से मिल गया, तो रिजल्ट में ये वाली मोहतरमा क्या हो गई? होमोजाइगस कैपिटल H। राइट, ये वाली मोहतरमा कैरियर हैं। राइट, इसका क्या मतलब होगा कि इसको फादर की तरफ से मिला हुआ है कैपिटल H। क्या मिला है फादर की तरफ से? कैपिटल H लिखते हैं, और मदर की तरफ से इसको क्या मिला? ये वाला स्मॉल h। इस पर्टिकुलर स्मॉल h को आपने देखा कि वो 3rd जनरेशन में भी अपीयर हो गया, ऑल्दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव यू कैन से अपीयरेंस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ही इज बेसिकली नॉर्मल। इसका मतलब है जेनेटिक मेकअप किस तरह का है? इसका जेनेटिक मेकअप है कैपिटल H स्मॉल y। while this particular male is again diseased, राइट, तो अगर डिजीज है तो जेनेटिक मेकअप क्या होगा? स्मॉल h एंड y। राइट, तो देखो इस वाले केस में भी क्या नजर आ रहा है कि जीन्स फादर से डॉटर को जा रही हैं और मदर से सन की तरफ जा रही है। लुक एट दिस, अगर मदर एक डिजीज की कैरियर थी, अगर मदर एक जीन की कैरियर थी तो वो जीन मुझे यहां नजर आई। राइट, अगर एक फादर नॉर्मल है तो लुक एट दिस कि इस नॉर्मल फादर की दोनों डॉटर्स नॉर्मल हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली डिजीजेस हमेशा जिगजैग फैशन में ट्रेवल करती हैं, इन अ जिगजैग फैशन, यानी कि फादर से डॉटर को और डॉटर से उसके सन को, मदर से सन को और सन से उसकी डॉटर को। इसे हम नाम के देते हैं जिगजैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने बोला था कि रिसेसिव जो ट्रेट्स होती हैं
वो जनरेशन स्किप करती है, मतलब वो किसी जनरेशन में अपीयर नहीं भी हो सकती। तो आपने देखा कि हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर था वो जनरेशन 1 में इस ऑर्गेनिज्म में नजर आ रहा है, लेकिन जनरेशन 2 में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, राइट। ही इज नॉर्मल, शी इज अपीयरली नॉर्मल, ही इज नॉर्मल, राइट। तो जनरेशन यहाँ पे क्या हो गई, स्किप हो गई, और फिर वो दोबारा मुझे थर्ड जनरेशन में नजर आ रहा है। तो रिसेसिव ट्रेट्स हमेशा जनरेशन स्किप करते हैं, और अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो जिगजैग फैशन में ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। इस तरह का केस हमारे पास क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में भी नजर आया। आए हम उसको स्टडी करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों से क्वीन विक्टोरिया साहिबा की, तो हमें ये उनकी जेनेटिक यू कैन से पेडिग्री से ये पता चला कि शी वाज बेसिकली अ कैरियर। तो जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, जाहिर है कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, and she is luckily married with a man who was normal, and his genetic makeup should be capital H and small y. They produce 6 offsprings, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये और ये इसके offspring नहीं हैं, because they are not directly attached with this sibling line. इनकी जो पहली बेटी थी, she was normal, because she had normal capital H from the father and normal capital H from the mother. जेनेटिक मेकअप लिखेंगे इसका capital H and capital H. This particular male is affected. He was basically Prince Leopold. और इसका अगर मैं जेनेटिक मेकअप लिखूं तो क्या बनेगा, डेफिनेटली small h and y. Look at this again. हमने लास्ट बोर्ड पर आपसे यही बात कही थी कि जो ट्रेट है वो डिजीज का जो ट्रेट है वो हमेशा मदर से सन को ट्रांसफर होगा, मदर से सन को ट्रांसफर होगा। तो वाई पे तो जीन था ही कोई नहीं जो उसको फादर से मिला, और एक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट था, स्मॉल एच, जो कैरियर होने की वजह से मदर ने इस सन को ट्रांसफर कर दिया अनलकीली। तो प्रिंस लेपोल्ड वाज बेसिकली हीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट अबाउट दिस, शी इज नॉर्मल लाइक हर, ये बिल्कुल ठीक है। And in this case, I am talking about 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. मैं 2, 4 की बात कर रहा हूँ। He is normal because he has received capital H from the mother and small y from the father. लिखते हैं आप लोगों के लिए capital H from the mother and small y from the father. So he is a normal male. What about this particular Princess Alice? She has received normal X from the father and abnormal X from the mother, therefore we have placed a dot in it and she is basically a carrier. तो लिखेंगे हम इसको कैसे, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स एच और कैपिटल एक्स स्मॉल एच, therefore she is basically a carrier. और जहां तक बात है लास्ट मेल की, जेनेटिक मेकअप भी वही है जो इस प्रिंस का था, मीन्स कैपिटल एक्स एच और वाई। फिर हमने देखना ये है कि ये डिजीज इसमें कंटिन्यू नहीं हुई, इसमें कंटिन्यू नहीं हुई, इसमें भी कंटिन्यू नहीं हुई, इसमें भी कंटिन्यू नहीं हुई, लिहाजा हमने इनको फर्दर स्टडी करना छोड़ दिया। जिन दो प्रिंस और प्रिंसेस में ये डिजीज पाई जा रही थी, हमने उसको फर्दर स्टडी करना शुरू किया, तो पता चला कि जनरेशन थर्ड में अगेन आप थोड़ा गौर से देखें कि ये वाला फादर हु वाज बेसिकली अफेक्टेड, ही हैज पास्ड ऑन दिस एबनॉर्मल जीन टू हिज डॉटर। तो रिजल्ट में क्या होगा मेरे पास कि फादर से इसको मिला क्या, शॉर्ट कैपिटल एच, और ये जो इसकी क्या थी रोजा मोहतरमा, शी हैज प्रोवाइडेड हर व्हाट, स्मॉल एच। तो जेनेटिक मेकअप बन गया मेरे पास कैपिटल एच स्मॉल एच, तो ये बन गई मेरे पास क्या, एक कैरियर खातून। फिर जब हमने इसको मैरी किया किसके साथ, एक नॉर्मल मेल के साथ, तो अगेन देखें कि जो करेक्टर है वो इस पर्टिकुलर मदर से उसके सन में अपीयर हो रहा है। तो हम जो बात आपको बार बार इस एग्जांपल से भी समझाना चाह रहे हैं वो यही है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हमेशा मदर से सन में और सन से डॉटर में और डॉटर से दोबारा सन में ही मूव करते हैं।
इस किस्म की जेनेटिक रिशफलिंग को हम लोग जिगजैग वे ऑफ रिशफलिंग बोलते हैं। तो ये तो थी मेरे पास दो एग्जांपल्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की। अब हम देख रहे हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में क्या होता है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की जो बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। हाइपो का मतलब होता है कम, फॉस्फेटीमिया का मतलब होता है ब्लड में अमाउंट ऑफ फॉस्फेट दैट मे जॉइन द बोन्स। और अगर आप लोगों की बोन्स में विटामिन डी या फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो तो योर बोन्स बिगिन टू बो का मतलब होता है मुड़ना शुरू हो जाती, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उनकी जो सीधापन है वो खत्म हो जाता है, बल्कि वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। बात को जरा गौर से सुनिएगा। इस वाले केस में जो डिजीज है इट इज ड्यू टू अ डोमिनेंट जीन। इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, लुक एट दिस, इफ दिस पर्टिकुलर फीमेल इज नॉर्मल। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने हाइपोफॉस्फेटेमिक जीन को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर एक ऑर्गेनिज्म कैपिटल एच वाला है तो इसका मतलब ये है कि वो डिजीज्ड है, राइट? और अगर वो स्मॉल एच वाला है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल है, बिकॉज कि इस दफा जो डिजीज है वो एक डोमिनेंट डिसऑर्डर की वजह से हो रही है। तो ये वाली मोहतरमा व्हाई शी इज नॉर्मल, बिकॉज शी हैज गॉट वन x having small h and other x having small h. As she is small h, she is normal. When she will be married with a male who is suffering from hypophosphatemic rickets, तो उसका जेनेटिक मेकअप क्या होना चाहिए? वेरी राइट, बिल्कुल ठीक आपने बोला है। इसका जेनेटिक मेकअप होगा माय डियर स्टूडेंट्स कैपिटल H एंड Y, कैपिटल H एंड Y। ये कैपिटल H डोमिनेंट जीन कॉज कर रही है डिजीज। तो वो जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जरूरी नहीं है कि एक डोमिनेंट जीन ही क्या करवा सकती है नॉर्मेलिटी, वो बात यहाँ पे सही साबित हो गई। अब यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन नॉर्मेलिटी नहीं बल्कि डिसऑर्डर कॉज करवा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गए इन दोनों के जेनेटिक मेकअप। आइए देखते हैं कि व्हाट विल हैपन टू देयर सिबलिंग्स या ऑफस्प्रिंग्स, या बच्चों की बात हो रही है। तो बच्चे वाली केस में आपको नजर आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर फीमेल इज व्हाट अफेक्टेड बिकॉज हिज फादर वाज अफेक्टेड। बात समझ आई? तो इस पर्टिकुलर फादर ने क्या डोनेट किया अपनी डॉटर को? जाहिर एक एक्स क्रोमोसोम दैट वाज बियरिंग अ डोमिनेंट एब्नॉर्मल जीन। तो लिखेंगे यहाँ पे जेनेटिक मेकअप इस पर्टिकुलर मोहतरमा का क्या होगा? शॉर्ट कैपिटल H एंड डेफिनेटली स्मॉल h। स्मॉल h इसको कहाँ से मिला होगा? जाहिर है इसकी मदर से। और कैपिटल H कहाँ से मिला? इसके फादर से। तो क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि मैं इसके सेंटर में यहां पे करके एक डॉट लगा दूं? तो आंसर है नहीं। वजह इसलिए है कि इस वाले केस में हम डॉट तब लगाते हैं जबकि डिजीज अपीयर ना हो रही हो और हमने उसको कैरियर कहना हो, लेकिन यहाँ पे तो हेट्रोजाइगोसिटी भी डिजीज कॉज कर रही है, लिहाजा यहाँ पे ये डॉट लगाना दुरुस्त नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज अपीयर होगी, राइट? इसको हमने मैरी करवाया एक नॉर्मल मेल के साथ, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुई? जाहिर है 4 ऑफस्प्रिंग्स। इन 4 ऑफस्प्रिंग में से अगर मैं रिजल्ट जेनेटिक मेकअप लिखूं इस पर्टिकुलर मेल का, तो आप क्या बताएंगे आप में से एनीबॉडी इन द क्लास? यहां पे मैं कैपिटल एच लिखूं कि स्मॉल एच? परफेक्ट, यहां पर चाहिए स्मॉल एच बिकॉज स्मॉल एच इज नॉर्मल। बिकॉज स्मॉल एच इज नॉर्मल तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? स्मॉल एच। तो अगर मैं इनको आपस में क्रॉस कराऊंगा तो ये नॉर्मल कैसे है? बिकॉज कि इसको अपने फादर की तरफ से भी ये वाला एच मिला और अपनी मदर की तरफ से भी ये वाला एच मिला, तो ये वाली डॉटर क्या हो गई? नॉर्मल लिखेंगे हम लोग स्मॉल एच, राइट? अब हम बात करेंगे इसकी। अगर इसको फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, सॉरी फादर की तरफ से मिल नहीं सकता, मदर की तरफ से क्या मिला? सिंगल कैपिटल एच भी, तो ये क्या हो जाएगी? डिजीज। तो इसका जेनेटिक मेकअप होगा कैपिटल एच और फादर से मिला हुआ स्मॉल एच। But only single dominant gene will cause the disease, therefore she is diseased. अब देखते हैं, फादर से सन को कभी ट्रेट ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा कैसे होता है? मदर से सन को ट्रांसफर होता है। तो मदर वॉज बेसिकली हैविंग अ कैपिटल एच जीन,
तो अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर सन को कैपिटल एच मिला, फादर की तरफ से क्या मिला, वाई, तो इसमें फादर का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इस लास्ट सन की, तो लकीली इस दफा इस मदर ने इस सन को डोनेट किया स्मॉल एच वाला क्या, एग, और फादर ने क्या डोनेट किया, वाई। राइट, तो ये नजर आता है हम लोगों को पैटर्न किस में, एक्स लिंक डोमिनेंट रेट में। बात को जरा गौर से सुनिएगा। एस फॉर एस ट्रेड्स की शफलिंग का कॉन्सेप्ट है, ट्रेड्स के जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होने का ताल्लुक है, वो बिल्कुल एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड जैसा ही है, यानी कि फादर से डॉटर में और सन और मदर से सन में वही होगा हमेशा। लेकिन बोर्ड पे देखते हैं चेंज क्या आई है। लुक एट दिस, हमने क्या बोला था कि मेल के केस में जेनेटिक मेकअप हो सकता है 2, राइट। क्या पॉसिबिलिटी थी कि इस पे होता डोमिनेंट जीन और इस पे होता एक रिसेसिव जीन, यही पॉसिबिलिटी थी ना। तो चांसेस क्या हैं, 50% चांस है बॉय के इस तरह होने का और 50% चांस है बॉय के इस तरह होने का। अब जरा इस चीज को प्रीवियस बोर्ड पे देखो, क्या यहां पर भी यही नहीं था कि कैपिटल एच 50% और स्मॉल एच भी 50%, कोई चीज नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि चाहे मेरे पास डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो या मेरे पास डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, मेल में डिजीज के होने का चांस 50-50 ही रहता है, राइट। लेकिन अब जरा यहां पर फीमेल के चांस की बात करते हैं। फीमेल में क्या हुआ था, फीमेल वाले केस में डिजीज से बचने का चांस था 66% और डिजीज होने का चांस था 33.33%। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। लुक एट दिस, हमने यहां पर ये देखा कि फीमेल के केस में 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको इस फादर से भी कैपिटल एच मिला हो और मदर से भी कैपिटल एच मिला हो, इसको फादर या मदर में से कैपिटल एच मिला हो और फादर या मदर में से स्मॉल एच मिला हो, और यहाँ पे लास्ट चांस क्या है कि फादर से भी स्मॉल एच मिला हो और मदर से भी स्मॉल एच मिला हो। अब भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं लाइक दिस थिंग, लेकिन चेंज कैसे आई है कि कैपिटल एच जहां भी होगा वो डिजीज कॉज करेगी। इसका मतलब यह है कि ये वाली मोहतरमा भी डिजीज हैं और ये वाली मोहतरमा भी क्या है, डिजीज हैं। तो सेफ क्या है मेरे पास, ये नीचे वाली मोहतरमा। तो यहां पे डिजीज से बचने का चांस 33.33% है और डिजीज के होने का चांस उलट होके 66.66% हो गया। इसका मतलब ये होगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन्स मेल की निस्बत फीमेल में ज्यादा अपीयर होती हैं बिकॉज रेसिप्रोकल टू द प्रीवियस स्टडी मींस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये है बेसिकली कंपैरिजन एक्स लिंक्ड ट्रेट का और रिसेसिव ट्रेट की इनहेरिटेंस का। अब इन ट्रेट्स के एग्जांपल्स हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों से कल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनफैक्ट हीमोफीलिया क्यों होता है, उसकी क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कितनी टाइप्स का हो सकता है, और हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स के अंदर बेसिकली होता क्या है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे आप लोगों से हम कल। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड पेरेंट्स। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज।